बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 44 करेंगे, दैट इज एथिक्स इन द एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि एथिकल कंडेमेशन यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो ये है कि सिंस 1960s 1960 तक तो ये हुआ था कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिकल अटैक्स किए गए थे। एंथ्रोपोलॉजी की अपनी फील्ड से भी और आउटसाइड द डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म की गई थी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। उसके बाद क्या हुआ था कि कंडेमेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म अमंग अदर्स। यानी कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो लोग थे या जो लिटरेरी थ्योरी के जो लोग थे, जो लोग ये कहते थे कि सब लोगों को जो है वो इक्वल होना चाहिए, और जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो लोग थे यानी कि जो कॉलोनियलिज्म पे जो लोग बिलीव करते हैं, यानी कि कुछ जो जैसे कॉलोनियलिज्म की एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा दी है, जैसे ब्रिटिश के लोग ने जाके जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर ली, तो वो सारी कॉलोनियलिज्म थी। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा कंडेम किया था। उसके अलावा भी जो थे जो अदर्स अमंग अदर्स हैज़ बीन डायरेक्टेड एज इट्स स्टेटस एज अ साइंस। कुछ लोग जो है वो इसको एंथ्रोपोलॉजी को साइंस कहते थे, और वो कहते थे कि जो ये एंथ्रोपोलॉजी होती है ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करने के लिए, यानी कि ये जस्टिफाई करती है कि माइनॉरिटीज़ पर को बेशक जो है ना वो उन पे ऑपरेशन के लिए यानी कि उसको जुल्म ज़्यादती की जाए। और इसके अलावा इस वजह से भी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये कॉलोनियलिज्म को जो है ना वो जस्टिफाई करती है। उसके बाद में क्या हुआ कि क्रिटिक्स असर्ट दैट द एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड टू सॉलिडली ऑब्जेक्ट ऑप्रेस्ड पीपल्स। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज साइंस। यानी कि ये वही बात कर रहे हैं कि क्रिटिक्स ने यही कहा था कि ये ऑप्रेस्ड पीपल्स जो होते हैं, जो मजलूम लोग होते हैं, ये उन लोगों को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई करती है, और ये जो है ना इसको साइंस की तरह नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये ऑप्रेस्ड पीपल को के बारे में के लिए जी स्टैंड लेती है। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी को जो है ना दूसरी फिर दोबारा जो है वो ब्लेम किया गया था कि ये अपने सब्जेक्ट को ये डोमिनेट करती है और इसमें कुछ नेगेटिव और इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस हैं। क्योंकि क्रिटिक्स जो होते थे ना वो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में खुद से ही नेगेटिव और इनएक्यूरेट जो है वो गलत किस्म की रिप्रेजेंटेशंस बना के लोगों के सामने पेश करते थे, और एंथ्रोपोलॉजी को ब्लेम करते थे कि ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ही किया है। एंथ्रोपोलॉजी इज चार्ज विद इग्नोरिंग हिस्ट्री इन स्टडिंग नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी पे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को स्टडी नहीं करती, सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज़ की हिस्ट्री को ये स्टडी करती है। इसलिए जो है एंथ्रोपोलॉजी को ये भी कहा गया कि आप लोग कल्चर्स को जो है ना बिल्कुल आइसोलेटेड समझते हैं, कि आप लोग कल्चर को ऐसा समझते हैं कि नेबर्स की वजह से जो है वो कल्चर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे ये भी जो है दोबारा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये इसमें कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि गलत हैं, और जो कि बायसेस को और स्टीरियोटाइप्स को जो है ना रीइंफोर्स करती हैं। बायसेस और स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे आप लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, अगर आप लोगों को किसी इटालियन ने धोखा दिया तो आप उसके बारे में ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सारे इटालियन जो है ना वो धोखेबाज होते हैं, तो ये आप लोगों का स्टीरियोटाइप हो जाता है। ठीक है, और बायस क्या होता है कि आप किसी की लैंग्वेज की वजह से या किसी के जो है ना वो रंग की वजह से जो है आप उसको जो है वो खुद से कमतर समझते हैं, या जो है ना आप उसके बारे में जो है वो गलत अंदाज से वो आप लोगों की बायसेस बन जाती हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो एक्टर्स को और एक्टर और एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा समझते हैं, कुछ लोग उनको बुरा समझते हैं। ये आप लोगों की बायसेस हो जाती हैं कि आप किसी को कैसे जो है ना वो परसीव करते हैं, कैसे जो है आप लोग उसको करते हैं। देन उसके बाद क्या कहा गया, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म होता है कि अगर आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप खुद को बिल्कुल उस चीज़ से अलग करके आप उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बाय स्टडिंग द ओरिएंट द स्कॉलर्स, जब भी स्कॉलर्स जो भी होते थे, जब भी वो किसी कल्चर को रीड करने के लिए बैठते थे ना, तो वो ये सपोज करते थे, वो ये इमेजिन कर लेते थे कि फलां कल्चर के साथ हमारा बिल्कुल कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, वो एक नया वर्ल्ड बना लेते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अब एशियंस हैं ना, तो हम जब वेस्टर्न के साथ अगर हम लोग उनको स्टडी करेंगे तो हम बिल्कुल उन लोगों से कट ऑफ हो गए, ये हमारा उन लोगों के साथ कोई लेन देन है ही नहीं। ठीक है, ये हम लोग उस पर वेस्टर्न पे जो है हम लोग ओरिएंटल का लेबल लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह कोई यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, वो जब एशियंस को स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो वो एशियंस पे जो है ना वो ओरिएंटल का लेबल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन के नेचर में होता है कि हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग दो वर्ड कर देते हैं, अस और देम, यानी कि हम और वो। हम लोग अब एशियन है, हम लोग जॉर्डन को डिस्कस करेंगे तो हम अपने लिए अस का टर्म यूज करेंगे, हम लोग उनके लिए वो दैम का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इस डिवीजन की वजह से क्या होती है कि हॉस्टिलिटी होती है। ठीक है, हॉस्टिलिटी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है। ठीक है,
हॉस्टिलिटी यानी कि दूसरों को जो है ना अपनी चीज़ को जो है अच्छा समझना, दूसरों की चीज़ को ना बुरा समझना एक तरीके से, ठीक है, वो एक हॉस्टिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेपरेशन हो जाती है ना अस और देम की, इसकी वजह से क्या होता है कि हॉस्टिलिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। इसके इसके जवाब में जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी सारी जो स्टडी थी उसमें उन्होंने रिलेटिविज्म का वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि उनकी नज़र में सारे कल्चर्स इक्वल हैं, लेकिन सारे कल्चर्स एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है उन्होंने रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इश्यूज ऑफ मोरालिटी की वजह से, बिकॉज इश्यूज ऑफ मोरालिटी बिकेम कंट्रोवर्शियल, ठीक है। अगर वो ये कहे कि हमारे नज़दीक सारे के सारे कल्चर्स जो हैं वो इक्वल हैं, सबकी इंपॉर्टेंस, सबकी इज्जत जो है वो हमारी नज़र में एक जैसी है, तो कुछ कल्चर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत से गलत काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरों पर जुल्म ज्यादती करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब सीरिया और फ़लस्तीन में हम लोग देखते हैं या कश्मीर में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जुल्म कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ जब आ जाती है ना, तो वो यहाँ पे आगे कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के जो लोग होते हैं वो रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। और द स्टडी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी बिकेम ऑब्सेस्ड विद डाटा एनालिसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड मॉरल जजमेंट। तो उन्होंने क्या कर दिया कि डाटा एनालिसिस की बेस पे जो है ना वो कल्चर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि वो डेटा लेके जो है ना वो जस्ट फिर ये बताते होते थे कि फलां कल्चर में इतनी ये चीज़ें पाई जाती है, ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनको एनालाइज करके एक डेटा को जो है वो शो ऑफ कर देते थे, ताकि इस मॉरल जजमेंट को जो है ना किसी को मॉरली जज उनको जो है ना वो ना करना पड़े। फिर दूसरा ये कि क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी जो थे उनको ये डर भी था कि उन लोगों का जो डिसिप्लिन है वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटीग्रेट करते थे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के साथ। तो उन्होंने इस चीज़ से फिर बचने के लिए क्या किया कि अपने फोकस को उन्होंने डिफाइन कर दिया, अपने डिसिप्लिन का मेन फोकस उन्होंने कल्चर की स्टडी पे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पास्ट रिसर्चेस जो थी, पहले जो रिसर्च की जाती थी वो सिर्फ एक्सोटिक कल्चर्स पे होती थी। एक्सोटिक का मतलब होता है कदीम, ठीक है, जो पुरानी जो कल्चर्स होते थे ना उसके बारे में वो लोग स्टडी करते थे, जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा हो गया, वो एक एक्सोटिक कल्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो थ्योरीज डेवलप फ्रॉम दैट रिसर्च वर यूज टू ट्राई टू डिफाइन मॉडर्न, यानी कि कदीम कल्चर्स को डिज़ाइन करके वो हमारे हालिया कल्चर की जो है ना उसके बारे में वो डिफ़ाइन करते थे, मॉडर्न कल्चर को, कि कैसे जो है ना वो कदीम से अब तक के मॉडर्न कल्चर तक जो है वो डेवलपमेंट आई हैं, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बहुत सारे पीपल ऐसे थे वो कदीम कल्चर को नहीं पढ़ना चाहते थे, वो अपने फैमिलियर वर्ल्ड को, वो अपनी सिटीज़ को जो है ना वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है। अब एग्जॉटिक क्या होता है कि वो बाहर के जो कल्चर्स होते हैं, अपना कल्चर नहीं, अपने कल्चर से हट के जो दूसरे कल्चर्स हम लोग स्टडी करते हैं। अब वो जो एग्जॉटिक एरियाज जो थे वो ये रूल भी ब्रेक कर देते हैं कि सारे के सारे कल्चर जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस बात ने जो है ये जो एरियाज थे इसकी तरफ जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है वो बाद में बहुत अटेंशन दी थी। और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो इसकी स्टडी में वो ये था, द अनदर प्रॉब्लम वाज दैट ऑल जो भी प्रीवियस स्टडीज़ थी ना, जो पहले जो स्टडीज़ की गई थी उनका हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि वो पुरानी होती थी, वो अपना रिकॉर्ड रखना जानते भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे पुराने वक्त थे जहाँ पे बुक्स होती ही नहीं थी, वो लिखते ही नहीं थे, तो वो को प्री रिकॉर्डेड वो नहीं था। इस वजह से वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि आज तक जो हम लोगों ने जितनी भी डेवलपमेंट की है उसमें क्या क्या पैटर्न से गुजर के हमारा आज का कल्चर आया है। ये भी एक प्रॉब्लम जो थी जिसके बारे में जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो आंसर करना स्टार्ट किया था। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी एंथ्रोपोलॉजी को डिफेंड कैसे किया था। लीडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली बिलीव्ड इन यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शंस एंड नेचर ऑफ द मैनकाइंड, नॉट इन द आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो सबसे पहले तो उनका यही बिलीव था कि वो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे कि सब लोगों की जो जितने भी ह्यूमन काइंड है उन लोगों की एक्शंस और नेचर क्या है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये जो होता है ना कि मैं और वो ये वाला तस्वर है जो है ना वो ख़त्म करना चाह रहे थे। They wanted to study all forms of the culture at home. वो different forms of जो culture थे, they wanted all forms of the culture at home and the abroad to discover similarities. वो सिर्फ अपने होम कल्चर को ही नहीं स्टडी करते थे, और सिर्फ ये भी नहीं करते थे कि सिर्फ वो एक्जॉटिक कल्चर यानी कि बाहर के कल्चर्स को वो स्टडी करते, वो अपने घरेलू और बाहर के कल्चर दोनों को स्टडी करते थे और दोनों के दरमियान में सिमिलरिटीज डिस्कवर करने की जो है वो कोशिश करते थे। उसके बाद सेवरल एग्जाम्पल्स हैं इसकी, several examples of the anthropologists who recognize the importance of borrowing, diffusion and regional and global interactions in shaping societies. बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स देते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसमें वो इम्पोर्टेंस जो है वो बताते हैं हमें कि बोरोइंग की, डिफ्यूजन की, ये इसकी क्या सबकी जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी को अपने जो क्रिटिसिज्म्स होते हैं, ठीक है, उनको केयरफुल
उनको यूज़ करना चाहिए कि ऑन अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। स्क्रूटनी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी शुड बेस द क्रिटिसिज्म ऑन अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि जब भी उन लोगों पे क्रिटिसिज्म होती है तो वो उसको डिफेंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल केयरफुल जो फैक्ट्स पे मबनी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो दिया करें, ठीक है। यानी कि जैसे दलाल की बात होती है वो दलाल अच्छे दिया करें। दूसरा ये है कि यूजिंग क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली। क्रिटिसिज्म जो है वो आप उसको आप कंस्ट्रक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई आप पे क्रिटिसाइज़ करता है तो आप अपनी चीज़ को बेहतर बनाएँ, ठीक है? ताकि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका ही ना मिले। तो क्वेश्चंस और जो भी आइडियाज़ थे, जो कि क्रिटिक्स जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आगे रखते थे, वो उन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो मिसपरसेप्शंस और जो अगर उन्होंने कोई गलत ओपिनियन दी हैं, तो वो उन लोगों को ठीक कर लें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि गलत ओपिनियन जो उन्होंने दिए हुए होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो फ्लो करने से रोक सकेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि री एग्जामिनिंग द प्रिवेलेंट एटीट्यूड्स इन एंथ्रोपोलॉजी कैन मूव अवे द नोशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज ऑथोरिटेरियन फिगर्स। जो एंथ्रोपोलॉजी में जो अभी जो प्रिवेलेंट जो एटीट्यूड्स हैं, ज़्यादातर जो एटीट्यूड्स जो एंथ्रोपोलॉजी के होते हैं, ठीक है, वो उसको री एग्जामिन करें। री एग्जामिन करके वो अपने एंथ्रोपोलॉजी का जो उन लोगों का अपना जो एक नोशन है, अपना एक जो तस्वुर है, वो उसको ऑथोरिटेरियन फिगर से निकाल के ह्यूमनिस्टिक की तरफ लाएं। ऑथोरिटेरियन वो फिगर होता है जब पे जहाँ पे आप लोग कहते हैं कि कुछ हमारे सोसाइटी के फैक्टर्स को दूसरे सोसाइटी के फैक्टर्स पर गवर्नमेंट करने की, हुकूमत करने की हक हासिल है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक कहता है कि तमाम इंसान जो है ना वो बराबर होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी को चाहिए कि वो ऑथोरिटेरियन फिगर से निकल के ह्यूमनिस्टिक की तरफ आए। दूसरा ये है कि साइंटिफिक स्कॉलर्स जो होते हैं उन लोगों को इंटरेस्टेड इन द कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग कल्चर्स, यानी कि साइंटिफिक स्कॉलर्स जो भी होते हैं उन लोगों को बस यही जो इसी बात में जो वो इंटरेस्ट होता है कि वो डिफरेंट कल्चर्स को कंट्रास्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद है एश्योरिंग एंथ्रोपोलॉजिकल इंटेग्रिटी। एंथ्रोपोलॉजिकल जो होते हैं वो अपनी इंटेग्रिटी को कैसे जो है वो एश्योर करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शन एनालिसिस कंबाइन विद टुडेज नॉलेज ऑफ। अगर एंथ्रोपोलॉजी जो है अपने सारे नॉलेजेस को, अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को साइकोलॉजी के साथ कंबाइन कर दे, तो इसकी वजह से हमारी एंथ्रोपोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस और सक्सेस आ सकती है, ठीक है। ये एक आप लोगों ने याद रखना है कि ये साइकोलॉजी के साथ अगर हम लोग इसको कंबाइन करें तो तब ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो आज हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 44 है ये कंप्लीट किया है। आप लोगों को पसंद आया हो अगर, तो आप लोग ज़रूर जो है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।